हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। हमने 6th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री के अंदर किस तरीके से 3 स्टेजेस के अंदर सब कुछ चलता है। पहले आपका आता है नेशनल लेवल, फिर आपका आता है स्टेट लेवल, फिर आपका आता है लोकल लेवल। नेशनल नंबर मतलब जहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, जहाँ पे उसका हेड प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर आपका आता है स्टेट लेवल पे, वहाँ पे कौन होता है, गवर्नर और सीएम होता है। फिर आपका आता है लोकल लेवल पे, लोकल में कौन होता है आपका, तो सरपंच होता है। क्लियर, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि भाई गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, जो हम कहीं पे बोर्ड पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ी है या फिर वर्क ऐसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये जो एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट है ये कैसे काम करती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो कि आपका क्लास 7th का है। क्लियर, ओके। सबसे पहली बात, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 तबक्के होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। स्टेट लेवल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एमएलए, जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारे द्वारा इलेक्ट किया हुआ पर्सन होता है, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर जाके हमारे प्रॉब्लम्स को वहाँ रिप्रेजेंटेटिव करता है। और उन्हीं के द्वारा सपोज इट के किसी भी स्टेट के अंदर बहुत सारे एमएलएज होते हैं, जब वो जीतते हैं तो उनमें से जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वो रूलिंग पार्टी बनती है और उसी का एक सीएम बनता है। और जो पार्टी रूलिंग्स में नहीं आ पाती है वो अपोजिशन बनती है, राइट। तो इस तरीके से पूरा तंत्र चलता है। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कह लो या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो स्टेट गवर्नमेंट में होती है ना, वो होती है एमएलए। इफ़ यू आर एमएलए, तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होना मतलब तुम्हारे पास बहुत बड़ा एरिया है जो तुम्हारे अंडर या फिर तुम्हारे साथ चलता है। क्लियर, ओके। पहली बात, एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम द वन ऑफ द एरिया कॉन्स्टेंटली, मतलब किसी भी बहुत बड़े एरिया का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और वहाँ से वो हमेशा इलेक्ट होकर आता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन सा रूलिंग पार्टी होती है, किस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कि गवर्नमेंट के वर्क कौन से होते हैं। तो पहली चीज़ आपको इतना याद रखना है, जो मैंने को पहले बताया था कि गवर्नर होता है वो होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपकी ये 2 सीट्स होती हैं, एक होता है गवर्नर, फिर आपका आता है द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटर, और तीसरा आपका आता है स्टेट ऑफ काउंसलिंग। जो गवर्नर होता है वो आपका एक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक टर्म है, जिसके ऊपर एक सीट है, जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स को, जो अदर्स मिनिस्टर्स होते हैं इनको गवर्नर अपॉइंट करता है। क्लियर, अगर आपको कोई पूछे कि सीएम को अपॉइंट कौन करता है, तो सीएम को अपॉइंट करता है गवर्नर। उसको शपथ लेनी होती है, जब वो अपनी पहली प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इस राष्ट्र के प्रति या फिर इस राज्य के प्रति अपना कर्तव्य अपनी निष्ठापूर्वक निभाऊंगा करके, जो पूरी की पूरी कथा होती है जो बोलता है, वो उसको स्पीच कौन दिलवाता है, तो गवर्नर दिलवाता है। क्लियर, ओके। हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसलिंग होती है। क्लियर, या फिर काउंसलर को मिनिस्टर होता है। इनका टर्म होता है 5 साल वाला। क्लियर, किसी भी स्टेट का हेड कौन होगा, तो गवर्नर होगा। कौन सा, किसी भी स्टेट का हेड, याद रखना, किसी भी स्टेट का हेड कौन होगा, तो गवर्नर होगा। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाए जो काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उनके द्वारा चॉइस किया गया हो या फिर उनका भी हेड हो, तो कौन होगा, जो सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर। मतलब 2 टर्म आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, कि आपको कोई पूछे कि हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नर, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो सीएम आएगा। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, तो कौन आएगा, तो गवर्नर आएगा। गवर्नर और गवर्नमेंट में दोनों में डिफरेंशिएट है, कभी दोनों को मिक्स मत करना। हेड ऑफ द स्टेट पूछे, अगर वो पूछे कि हेड ऑफ द गुजरात कौन है, तो याद रखना गवर्नर आएगा। बट पूछे कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो अलग नाम आएगा। क्लियर, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, इनको मिक्सअप मत करना। क्लियर, ओके। आगे चीज़ कि जो पार्टी रूलिंग्स में होती है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एमएलए होते हैं वो रूलिंग पार्टीज के अंदर जीतते हैं तो उनको सीट्स मिलती हैं और वो अपने आगे आगे आके अपनी पार्टीज को बना दें। जो पार्टी जीतती है मेजोरिटी सीट, वो कहलाती है रूलिंग गवर्नमेंट। और रूलिंग गवर्नमेंट ही अपना हमेशा सीएम को अनाउंस करती है। अगर हाँ किसी जगह पे ऐसा होता है कि किसी भी जगह कंबाइंड गवर्नर बनानी पड़ती है, तो कंबाइंड गवर्नमेंट के अलग अलग टर्म्स होते हैं कि एक सीएम होता है वो 5 साल तक रहता है, तो कोई भी एक, जैसे कि कहीं कोई ऐसा टर्म हो गया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिक्स कांग्रेस बनानी पड़ी या फिर कह लो मिक्स गवर्नमेंट बनानी पड़ी, ठीक है, तो होगा क्या कि दोनों का सीएम
चॉइस आउट किया जाएगा कि पहले 2.5 ईयर किसका सीएम रहेगा, उसके बाद 2.5 ईयर के बाद किसका सीएम रहेगा। राइट, ये इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। बट ये आगे की चीज़ होती है, ये अभी की चीज़ नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि भाई कोई भी रूलिंग पार्टी हो उसका सबसे पहले सीएम बनता है और सीएम ही होता है जो सबको अपनी सीट्स अलॉट करता है। क्लियर। आगे बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर द लीडर्स डिबेट एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशू और मेक इम्पॉर्टेंट बिल्स। आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वही एक आपका एक टर्म होता है जिसके अंदर आप किसी भी लीडर के द्वारा आपने जब अपनी पॉइंट्स को रखा होता है तो आपके द्वारा रिप्रेजेंटेड आपका लीडर आगे जाके आपके पॉइंट्स को डिस्कस करता है, इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करता है और इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर वो सिग्नेचर या फिर कह लो इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर डिस्कशन कर जाता है कि अगर हमको इस राज्य के अंदर ये रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो इट माइट बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वहाँ पे कौन सा एमएलए है, कौन सा मिनिस्टर है, किसके अंडर वो आता है, और वो जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर ये तालुका या फिर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रोड निकालने के क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहा है कि किसी पब्लिक को मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो अलग चीज़ होती है। हाँ, बट अगर उसकी सही में उसको कनेक्टिविटी ज़रूरत है या फिर उस पर्टिकुलर गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी लोग रहते हैं पर आज भी उसका रोड कंस्ट्रक्शन किसी मेन सिटी से कनेक्टेड नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये ध्यान खींचता है किसी भी गवर्नमेंट का कि अगर वहाँ पे वोट बैंक होता है, इनडायरेक्टली याद रखना कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने काम करती है वोट बैंक के लिए। अगर उसका वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है ना तो डेफिनेटली वो उस राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या तालुका के अंदर वो डेवलपमेंट कराना चाहेगा। क्लियर। आगे की बात करते हैं कि इसके अंदर एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखो हमको सबको पता है कि राइट नाउ 2022 के बाद या कह लो कि जब से एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई है उसके बाद मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग फॉर्म में चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया अब चलती है ना, अब वो पहले वाली नहीं है। कौन सी? वो दूरदर्शन वाली नहीं चलती कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि इस राज्य के अंदर इस जगह पे आज बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके कारण ये हुआ। नहीं, अब ये नहीं चलता है। अब क्या चलता है? अब चलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एकदम इंस्टेंटली रिएक्शन, इंस्टेंटली उसके बारे में डिबेट करना, इंस्टेंटली उसके बारे में ट्रूथ फाइंड आउट करना, और अब चलता है शो सारे के सारे टीआरपी के ऊपर। क्लियर। अब ये चीज़ भूल जाओ कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट खराब काम कर रही है। अब आपका पर्सपेक्टिव है कि आप किस टीवी चैनल को देखना चाहते हो, आप कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हो, आप किसके पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपके माइंडसेट किसके ऊपर है। अब ये चलता है इस गवर्नमेंट के अंदर, या फिर अब मीडिया रिपोर्ट उस तरीके से काम करती है। अगली चीज़ बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के जो सबसे मेन पर्पस होते हैं या क्या लोग मेन डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से होते हैं? तो पब्लिक वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, हेल्थ केयर होते हैं और एजुकेशन होते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कोई भी गवर्नमेंट आए उसको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ही पड़ता है। अगर ये चीज़ मेन फोकस में नहीं होंगी मतलब कि वो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, वो साबित हो जाएगा। आगे किसी भी गवर्नमेंट के पास एक लॉ एक परमिशन होती है कि वो अपने खुद के स्टेट के लॉ खुद से मॉडिफाइड और खुद से बना सकते हैं, राइट, रिगार्डिंग टू इन एनी सिचुएशंस, राइट। जैसे कि इंडिया के अंदर गुजरात वन ऑफ द ऐसा स्टेट है और बिहार भी ऐसा स्टेट जिसके अंदर अल्कोहल कंज्यूम करना बैन है। हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र सब कुछ चलता है, मतलब कोई केंद्र चलता नहीं है बट हमारे यहाँ पे वो है कि भाई अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है कि यहाँ पे आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते, ना बेच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। क्लियर। हाँ, बस हम सबको पता है कि गुजरात के अंदर कितना दारू बेचा जाता है, कितना कहाँ से आता है। क्लियर। वो अलग पॉइंट है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि गुजरात के अंदर दारू इलीगल है। क्लियर। ओके। उसी के सामने महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर और हमारे ही किसी एक जॉइंट में दमन एंड दीव के आसपास के एरिया, या फिर दमन एंड दीव है वो क्या है, या माउंट आबू है वो क्या है, ये जो एरियाज है यहाँ पे दारू इलीगल है। समझ रहे हो ना, मतलब एक ही बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इस साइड आओगे तो दारू इलीगल है, दारू को पीना है तो बॉर्डर के उस साइड जाओ, वहाँ पे लीगल है, राइट। तो हर एक स्टेट के खुद के अपने अपने लॉ हैं, अपने अपने सबके सब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से चेंजेस करके खुद के लॉ को क्रिएट कर सकते हैं। बट वो जो लॉ क्रिएट कर रहे हो वो पर्टिकुलर आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडरगत रहेगा, उसके अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई ऐसा लॉ है जो पूरे इंडिया के ऊपर लागू करना है, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर लागू करना है, जैसे कि नोटबंदी था, अगर वो चाहते हैं कि पूरे इंडिया के ऊपर लागू करना है तो उसका ऐलान कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसका ऐलान होगा यूनियन पार्लियामेंट से या फिर कह लो नेशनल पार्लियामेंट से,
या फिर जिस जगह पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो दिल्ली सरकार बैठती है, याद रखना दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे दिल्ली के अंदर यूनियन पार्लियामेंट बैठता है, जिसके अंदर आपकी लोकसभा राज्यसभा बैठती है, जिसके अंदर आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और जो वहाँ से अलॉटमेंट होता है कि हाँ आपको नोटबंदी करनी है, तो फुल एंड फाइनल होता है कि नोटबंदी होकर रहेगी। आगे दूसरी चीज़ मैंने बता दिया आपको कि जो एमएलए होता है वो इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल्स, जो हम जिसको चॉइस करते हैं वही इंसान जाके आगे जाके हमारा वक्तव्य बनता है, वही हमको सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे जाके, राइट। आपके एरिया के अंदर आपका खुद का एक एमएलए होगा जो आपकी बात को आगे जाकर रिप्रेजेंट करता होता है, राइट, ओके, जिसको आप लगभग जानते भी नहीं होता। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाके अपने एरिया की प्रॉब्लम्स कम से उसके शेयर करो। आप याद रखना आपकी जो वोट की वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आलतू फालतू वोट देने से पहले अपने आप के बारे में सोचो, अपने एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स की जस्टिफाई करो। अगर आपके एमएलए ने उसका काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एमएलए ने काम नहीं किया है तो पहले उसको डिमांड करो कि भाई इतने इतने इश्यूज़ हैं, उसको शॉर्ट आउट करो, उसके बाद ही हम वोट देंगे, अदरवाइज हम आपको वोट नहीं देंगे। क्लियर, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसके द्वारा हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, राइट। हर एक स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों ने स्टेट के अंदर 2 प्रकार से डिवीज़न कर दी है, जो मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। क्लियर, आगे बात करते हैं। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक वोट की वैल्यू एमएलएस को हमको मिल सकती है। ओके, एमएलएस बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, मोर देन द हाफ ऑफ द सबको मैं आपको डिटेल में बता रखा है कि भाई किस तरीके से अलॉटमेंट होते हैं, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर चॉइस किया जाता है। याद रखना, चीफ मिनिस्टर को तुम चॉइस किया, फिर मैं चॉइस नहीं करता हूँ, हमारे द्वारा चॉइस किया हुआ पर्सन हमारे ही पर्सपेक्टिव्स के अपने नज़रिए से अपने सीएम को चॉइस करता है, उसको हमने स्वीकार करते हैं। मतलब ये समझ लो कि मेरे यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर है, इसका नाम है XYZ, ठीक है, सॉरी मिनिस्टर एमएलए है, ठीक है, ओके, XYZ एमएलए है। अब उसको मैंने जिता दिया, या फिर हमारे सबने यहाँ पे जो पूरे जितने वोट बैंक से उसने जाके उसको वोट दिया और XYZ एमएलए जीत गया। अब XYZ एमएलए आगे जाएगा, अब उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जितने भी एमएलए हैं वो रूलिंग्स में आ गए, मतलब उसकी पार्टी सबके सब उसको कहते हैं ना कि 50% से ज़्यादा वोट्स आने चाहिए एक सीट के। मतलब कि अगर आपकी टोटल सीट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट्स के अंदर 100, तो आपको 51 सीट लानी पड़ती हैं या फिर 52 सीट लानी पड़ती हैं, और ये एमएलए टोटल 64 सीट जीत के आ गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक विन हो गए। अब ये जब विन हो गए हैं तो अब इनके पास पावर्स होती हैं कि ये अपना सीएम चॉइस करें, तो ये 64 सीट्स में से कोई एक इंसान सीएम बनेगा, ठीक है। याद रखना 100 के 100 लोग होंगे वो भी वोट देंगे, ओके, बट जो 64 होगा, जो 64 पब्लिक जो एमएलए जीते हैं, इनके अंदर से मिनिस्ट्री बनेगी, इनके अंदर से सीएम बनेगा, ये सबको डिसाइड होगा किसके अंदर से होगा, जो रूलिंग पार्टी होगी वो डिसाइड करेंगे। ओके, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जब गवर्नर होता है वो स्टेट का अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स और सीएम को अपॉइंट करता है। क्लियर, मिनिस्टर्स हैव ए सेपरेट ऑफिस होते हैं, वो लोग बहुत अलग से काम करते हैं। याद रखना, जो मिनिस्टर होते हैं ना बहुत ऊंचा दरिया के माना होते हैं, मतलब एमएलए और मिनिस्टर्स में बहुत डिफ्रेंशिएट होता है कि मिनिस्टर कहा जाता है जो आगे जाके कैबिनेट मिनिस्ट्री में या फिर जो उत्तर दिल्ली गवर्नमेंट्स के आसपास के पार्लियामेंट के सेशंस में वहाँ जाके बैठ सकता है, ये मिनिस्टर्स वो होते हैं। एमएलए होते हैं जो अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। क्लियर, ओके। एक बात याद रखना कि एमएलएस कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड द क्वेश्चंस। आप अपनी बातों को एमएलए पहुँचाइए, वो अपनी बातों को आगे जाके पहुँचाएगा अगले लोगों तक। ओके, आगे बात करते हैं कि जो गवर्नर होता है उसका काम होता है कि वो सीएम को अपॉइंट करता है। दूसरी चीज़ आप ये भूल जाओ कि सीएम मिनिस्टर्स के साथ मिलके एक गवर्नमेंट को रन करता है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अकेला सीएम कुछ नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, अगर सीएम को सारे के सारे एमएलएस का सपोर्ट है तो ही वो सीएम बन पाता है, तो ही उसकी बात सुनी जाती है, तो ही उसके बारे में उसकी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, अदरवाइज उसकी वो वैल्यू नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। हमने अभी पहले बता दिया आपको कि टीवी चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्ट का आप सहारा ले सकते हो और उनके द्वारा आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 3 था जिसके बारे में बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उसके मेन रोल या फिर मेन पर्सपेक्टिव कौन कौन होते हैं। आप आई थिंक आपको इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं होंगे। मैं ये चैप्टर्स को देखो, मैंने आपके लास्ट लेक्चर्स में देखे मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर आप समझाते हो बहुत अच्छा हो, बट आपकी वीडियोस की स्ट्रेंथ बहुत लंबी हो जाती है, तो कई बार वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं आपसे भी ट्राई करूँगा कि मैं अपने वीडियोस को 14-15 मिनट्स के अंदर खत्म कर दूँ, या मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ कुछ लेक्चर्स होंगे जो लंबे चलेंगे,
अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा कि जितना उसके अंदर कंटेंट ज़रूरी है ना मैं उतना आपको कंटेंट दूँ, उसके बाहर का कंटेंट आपको मैं ना दूँ। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।